गुड इवनिंग बच्चों। आज बेटा 12th एनसीईआरटी में से हम लोग चैप्टर नंबर 6 मॉलिक्यूलर बायोलॉजी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस को शुरू करने चल रहे हैं। तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस क्या है? दो शब्द देखिए, मॉलिक्यूलर मीन्स मॉलिक्यूल का इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूल की वंशागति, मॉलिक्यूल का ट्रांसफ़र, मॉलिक्यूल का अपनी पेरेंट सेल से डॉटर सेल में जाना, मॉलिक्यूल का अपने पेरेंट से अपनी प्रोजेनी में जाना, यही है बेटा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। अब उस मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में जो इनहेरिटेंस है वो एक फिनोमिना है, एक प्रोसेस है। बट मॉलिक्यूल क्या है? तो मॉलिक्यूल एक कंटेंट है, मॉलिक्यूल से एक मटेरियल है। वो मटेरियल क्या है? वो मटेरियल है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड यानी कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में हम लोग किसका इनहेरिटेंस पढ़ेंगे? न्यूक्लिक एसिड का। अब जब न्यूक्लिक एसिड का इनहेरिटेंस पढ़ेंगे तो इसके हमें थोड़ी सी बातें जनरल, जिसे हम लोग कहते हैं ना, आज हमारे इस चैप्टर की पहली क्लास है तो एक इंट्रोडक्टरी क्लास है। व्हाट इज़ न्यूक्लिक एसिड, इनके प्रकार क्या है, किसने सबसे पहले से ऑब्जर्व किया, क्या नाम दिया, सबसे पहला न्यूक्लिक एसिड जो नेचर में ओरिजिनेट हुआ होगा, बना होगा, कैसे बना होगा, इस पर चर्चा होगी आज। तो जब न्यूक्लिक एसिड की बात है तो ये समय है हमारा न्यूक्लिक एसिड। हम जब चर्चा करेंगे बेटा तो न्यूक्लिक एसिड के काइंड्स कितने प्रकार के हैं? आप कहेंगे न्यूक्लिक एसिड 2 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के हैं। 2 काइंड्स ऑफ द न्यूक्लिक एसिड्स आर देयर। कौन कौन से हैं? एक सवाल आता है डीएनए और आरएनए। चलिए मैं कुछ ऐसे लिखूंगा, न्यूक्लिक एसिड मैंने लिखा डीएनए। डीएनए न्यूक्लिक एसिड है, करेक्ट? न्यूक्लिक एसिड डीएनए है बेटा। और डीएनए का ही सारा मटेरियल इसमें पढ़ना मुझको। एवरीथिंग इज अराउंड द डीएनए, एवरीथिंग। इस चैप्टर में हर कुछ डीएनए के चारों ओर है। ये इंट्रोडक्टरी क्लास में आपको समझाना चाहता हूँ कैसे। चलो डीएनए का यहाँ पर हमें क्या क्या पढ़ना है? नंबर 1, डीएनए के कंपोनेंट्स मुझे पढ़ने हैं। डीएनए का मुझे स्ट्रक्चर पढ़ना है, डीएनए के मुझे काइंड्स पढ़ने हैं, डीएनए का मुझे फंक्शन पढ़ना है। क्या है फंक्शन डीएनए का? डीएनए का एक फंक्शन है रेप्लिकेशन। जानते होगे बेटा रेप्लिकेशन में क्या होता है? एक डीएनए का मॉलिक्यूल ये है, दिस वन इज ए 1 मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए। वो बेटा 2 मॉलिक्यूल में बदल जाता है। उन दोनों मॉलिक्यूल्स में एक स्ट्रैंड नया एक पुराना होता है। तो डीएनए का ये फंक्शन उसकी आत्मा है, ये फंक्शन उसका हार्ट है। डीएनए का ये फंक्शन ही आज संसार है, डीएनए का ये फंक्शन ही आज जीवन है। अब सोचो बेटा, सेल साइकिल में जाओ। सेल साइकिल में सेल जीवन फेज में होती है, जीवन फेज में सेल ग्रो करती है। ग्रो करते करते उसको सोचता है कि हम क्या डीएनए का रेप्लिकेशन कर सकते हैं। जैसे ही रेप्लिकेशन शुरू हो तो उस फेज को आप एस फेज कहते हो। एस फेज में रेप्लिकेशन हुआ और जैसे रेप्लिकेशन हुआ G2 फेज के बाद उसने सेल को डिवाइड कर दिया। 1 सेल बिकम 2, यानी कि
एक सेल से दो सेल बनने के लिए क्या जरूरी है? रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। इसलिए कहा मैंने सेल की आत्मा है डीएनए, न्यूक्लियस में रहती है। प्रोकैरियोट में साइटोप्लाज्म में फ्री है, जिसको बहुत अलग अलग तरीके से डिस्कस करेंगे। तो डीएनए का रेप्लिकेशन एक पहला फंक्शन है जिसको मैंने यहां बताया। डीएनए का दूसरा फंक्शन है जिसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। इस ट्रांसक्रिप्शन में क्या होगा बेटा? ये जो डीएनए का मॉलिक्यूल मुझे दिखाई दे रहा है, इसमें छोटे छोटे टुकड़े काम करते हैं, छोटे छोटे पार्ट। ये पार्ट एक आरएनए बना देता है, ये पार्ट एक दूसरा आरएनए बना देता है, तीसरा, चौथा। इस प्रकार से मेनी, बहुत से क्या बनते हैं बेटा? आरएनए बनते हैं। तो जब डीएनए के मॉलिक्यूल से आरएनए बनता तो प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और ये ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है जिसमें डिफरेंट प्रकार के आरएनए और डिफरेंट नंबर्स में बनते हैं। ये आरएनए सेल के अंदर अपना अलग अलग काम निकालते हैं। कोई कहता है मैं तो राइबोसोम बना दूंगा, कोई कहता है मैं तो एमिनो एसिड को ले जाने वाला ट्रैक्टर बन जाऊंगा, ट्राली बन जाऊंगा, रिक्शा बन जाऊंगा, चालक बन जाऊंगा, पहुंचाने का काम करूंगा एमिनो एसिड्स को। कोई कहता है कि मैं तुम सभी की हेल्प से कुछ नया बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करूंगा और एक चेन ऑफ एमिनो एसिड बना दूंगा, यानी कि पॉलीपेप्टाइड चेन, यानी कि प्रोटीन की बात कर रहा हूँ। पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ एमिनो एसिड बना दूंगा। ये दो चीज़ें मैंने बताई, डीएनए का प्रॉपर फंक्शन है इस चैप्टर में बेटा। ये दो चीज़ें और इनसे रिलेटेड और तमाम सी बातें हैं। तो मैं चैप्टर की समरी आपको बता रहा हूँ। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का मतलब क्या है? एक मॉलिक्यूल की वंशागति होनी है, एक मॉलिक्यूल अपनी सेल से डॉटर सेल में जाना है, एक मॉलिक्यूल अपने पेरेंट से अपनी ऑफस्प्रिंग्स में जाना है। वो मॉलिक्यूल कौन है बेटा? वो मॉलिक्यूल जो जाता है उसी को हम सब क्या कहते हैं? जेनेटिक मटेरियल। तो यहाँ डीएनए किस तरह से जाना जाता है? डीएनए को हम सब कहते हैं डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। यही जेनेटिक मटेरियल जो ट्रांसफर होता है, जिसको मेंडल ने बताया, जिसको और साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया और डिस्कस किया और बताया। तो डीएनए जेनेटिक मटेरियल कहाँ है? अब इसकी बात आई, जेनेटिक मटेरियल कहाँ है? तो जवाब है ऑल ऑर्गेनिज्म में। लगभग सभी ऑर्गेनिज्म में डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। फिर एक छोटा सा पढ़ लिख दो, एक्सेप्ट सम वायरसेस, जिसमें जेनेटिक मटेरियल कौन बेटा है? आरएनए। इंट्रोडक्टरी है ये, एक सामान्य बोलचाल में जो मुझे पढ़ना चाहिए, क्योंकि बेटा वीडियो लेक्चर आपके सामने शूट हो रहा है। वीडियो लेक्चर के थ्रू मैं अपनी बात आपको पहुंचा रहा हूं। ऑनलाइन मैं चाहता हूं आप इसको समझें और जानें। चैप्टर का बेसिक मूल क्या है। अब क्वेश्चन दूसरा मेरा शुरू हुआ, तो मैंने कहा था मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में किस मॉलिक्यूल का, न्यूक्लिक एसिड का, डीएनए का
ट्रांसफ़र होता है और डीएनए जेनेटिक मटेरियल हो चुका है बेटा। डीएनए का मैंने कहा था कंपोनेंट्स पढ़ना है मुझको, स्ट्रक्चर पढ़ना है, डीएनए के काइंड्स भी बताएंगे हम आपको। डीएनए के फंक्शंस की बात आई तो 2 फंक्शन है बेटा, 2 नंबर डाल के लिखना इसे। डीएनए के 2 फंक्शन हैं, नंबर 1 रेप्लिकेशन, नंबर 2 ट्रांसक्रिप्शन। रेप्लिकेशन में होल ऑफ द डीएनए डबल हो जाता है और ट्रांसक्रिप्शन में सम ऑफ द पार्ट ऑफ डीएनए का एक टुकड़ा और 1 स्ट्रैंड एक आरएनए बनाता है। इसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे। वो आरएनए बेटा अलग अलग प्रकार के होते हैं और बहुत संख्या में होते हैं, तब ये आरएनए कुछ राइबोसोम बनाने में हेल्प करते हैं। तब उन सब को हम सब लोग बेटा किस नाम से जानते हैं? राइबोसोमल आरएनए कहते हैं, ट्रांसफ़र आरएनए कहते हैं और एमआरएनए कहते हैं, जिनका सबका रोल किस प्रोसेस में होता है? एक प्रोसेस में होता है, उस प्रोसेस का नाम होता है ट्रांसलेशन होता है। ट्रांसलेशन में क्या होता है? मैंने कहा ना, मैं क्या कर रहा हूँ? इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ आपको। बेटा चैप्टर के इंट्रोडक्शन का मतलब ही होता है कि पूरा चैप्टर आपका सबसे पहले दिन टीचर आपको बता दे ये चैप्टर में कंटेंट क्या है। इसलिए इंट्रोडक्टरी चैप्टर, इंट्रोडक्टरी क्लास इज ऑलवेज मेनी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। सवाल उठा यहाँ पर, मैंने कहा आरआरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए मिलकर क्या काम किया? ट्रांसलेशन में पार्टिसिपेट किया। व्हाट इज ट्रांसलेशन? हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? अनुवाद किया। अनुवाद का मतलब जैसे राम जाता है, राम गोज, ये अनुवाद है। वैसे यहाँ किसका अनुवाद हुआ, किसका ट्रांसलेशन हुआ, तब पढ़ेंगे बेटा। इस एमआरएनए पर बेस सीक्वेंस होता है AUG, CG, GAG, ACG, इन्हें कहते हैं कोड। बेटा इस एमआरएनए के इन बेस सीक्वेंस के कोडान का ट्रांसलेशन हुआ इन द फॉर्म ऑफ एमिनो एसिड। एक चेन बन गई, जिसे पॉलीपेप्टाइड चेन कहा गया, और ये चेन ही रिजल्ट है। इस चेन का फॉर्मेशन ही सही मायने में रेगुलर, डेली, हमेशा सेल के अंदर होने वाला फंक्शन है। ठीक है बेटा, क्या दिख रहा है आपको? अब यानी कि मैं क्या पढ़ूंगा बेटा इस चैप्टर में? डीएनए पढ़ूंगा, स्ट्रक्चर पढ़ूंगा, फंक्शन में रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन पढ़ूंगा, आरएनए पढ़ूंगा, आरएनए का स्ट्रक्चर पढ़ूंगा, आरएनए के कंपोनेंट्स पढ़ूंगा, आरएनए के फंक्शंस पढ़ूंगा, और क्या पढ़ूंगा बेटा? जेनेटिक कोड पढ़ूंगा। और ये जेनेटिक कोड इस डीएनए में उपस्थित ये जो छोटे छोटे से जीन्स हैं जो आरएनए बनाते हैं डिफरेंट प्रकार के, वो जेनेटिक कोड कब, कौन और कब, कैसे फंक्शन करेगा, तब कहेंगे, हम कहेंगे जीन का रेगुलेशन पढ़ेंगे। रेगुलेशन ऑफ जीन। ये डीएनए का जो छोटा सा टुकड़ा है, डीएनए का जो छोटा सा टुकड़ा है जिसे हम लोग जीन्स कहते हैं, क्या ये जीन किसी सेल में हमेशा एक्टिव रहते हैं? और जो जीन हमेशा एक्टिव रहते हैं वो कौन है? जो जीन जरूरत पड़ने पर काम करते हैं वो कौन है? और जब जरूरत होती है तो काम होता है, जरूरत नहीं होती है तो काम नहीं होता है, ऐसा किन में होता है? तो जवाब होगा प्रोकैरियोट सेल में भी होता है, यूकैरियोट। तो मैं जीन रेगुलेशन को पढ़ूंगा बहुत अच्छे से। ट्रांसक्रिप्शन हो गया, डीएनए स्ट्रक्चर, न्यूक्लिक एसिड हो गई बेटा, उसके कंपोनेंट्स हो गए,
स्ट्रक्चर हो गया, काइंड हो गया, डीएनए का फंक्शन हो गया, रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन हो गया बेटा, डीएनए के दोनों फंक्शन के बाद आरएनए का स्ट्रक्चर हो गया, आरएनए के कंपोनेंट्स हो गए, आरएनए के फंक्शंस हो गए, और फिर मैंने कहा ट्रांसलेशन हो गया, प्रोटीन का बनना आपको दिख रहा है, जेनेटिक कोड के बारे में पढ़ लेंगे एंड जीन रेगुलेशन के बारे में हम यहाँ पर कंप्लीट पढ़ लेंगे। रेगुलेशन ऑफ जीन इस चैप्टर की बात, ये सब मेजर कंपोनेंट है बेटा, यहाँ का एक बड़ा सा पार्ट है। क्या इसमें कुछ और भी है? हाँ, अगर मैं कहूँ कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, तो ऑलमोस्ट हमारा ये चैप्टर फिनिश हो गया, मुझे इतनी बातें पढ़नी। लेकिन जैसे जैसे हमारी मशीनरी कह सकते हैं हम लोग, फिजिकल वर्ल्ड एडवांस हो रहा है। फिजिकल वर्ल्ड का मतलब मैं अपनी बात आपको आज इस टेलीविज़न के माध्यम से, इस मोबाइल के माध्यम से, इस कैमरे के माध्यम से, इस नेटवर्क के माध्यम से आप तक पहुंचा पा रही है। फिजिकल वर्ल्ड है जो जैसे जैसे ग्रोथ कर रहा है, वैसी वैसे उसी प्रकार से हमारी बहुत सी मशीनरी बन रही है। मशीनरी ने बहुत कुछ खोज डाला। जब उसने खोज डाला कि डीएनए में ऐसे कितने जीन्स होते हैं, डीएनए के टुकड़े को जीन्स कहते हैं, पूछा गया कितने जीन्स होते हैं, क्या हम जीन प्रोजेक्ट कोई बना सकते हैं? तो एक टॉपिक है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, और आप इस प्रोजेक्ट में मैंने अपने ही बॉडी के सारे जीन्स की संख्या गिन डाली, उनके काम गिन डाले, उनके काम करने के तरीके को गिन डाला, और आपको बता दिया कि जिस दिन पहले दिन जाइगोट बनेगा और नंबर ऑफ द सेल्स बनेंगी और एमनियॉन्स बन जाएगा, तो मैं एमनियोटिक फ्लूइड को निकाल करके थोड़ा सा मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल ले आऊंगा, डीएनए ले आऊंगा, और जन्म से पहले आपकी पूरी कुंडली बना दूंगा, कौन जीन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, कोई डिसऑर्डर तो नहीं। इस प्रकार से ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के थ्रू होने वाली संतान में हम तमाम तरह से जन्म से पहले ही बहुत सी चीज़ों को डायग्नोस कर सकते हैं, डिजीज़ को डायग्नोस कर सकते हैं, जीन्स की क्वालिटी, जीन्स की वैरायटी, उन पर डिस्कशन कर सकते हैं। और बेटा लास्ट पार्ट इसका और है, वो है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। मैंने सामान्य तौर पर एक इंट्रोडक्शन की बात की है बेटा, मुझे विश्वास है इंट्रोडक्टरी पार्ट जो आपको बोर्ड पे नज़र आ रहा होगा, लग रहा होगा पढ़ा क्या रहे हैं सर, तो मैंने बेटा पढ़ाया कुछ नहीं, मैंने पूरे चैप्टर की समरी बनाई हुई है। इस समरी को हम आपके सामने फिर से एक बार समराइज कर देते हैं। बेटा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का मतलब है किसी मॉलिक्यूल की वंशागति, वो मॉलिक्यूल कौन है, वो न्यूक्लिक एसिड है, वो कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, एक डीएनए होता है, एक आरएनए होता है। लेकिन इस डीएनए इसमें जेनेटिक मटेरियल कौन जो ट्रांसफ़र होता है, यूजुअली जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही होता है लगभग सभी ऑर्गेनिज्म में, एक्सेप्ट सम वायरसेस में। हम क्या क्या पढ़ेंगे बेटा, हम यहाँ इस चैप्टर में डीएनए के कंपोनेंट्स पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, काइंड्स पढ़ेंगे, डीएनए के फंक्शन पढ़ेंगे, रेप्लिकेशन पढ़ेंगे, ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे, डीएनए से डीएनए के बनने को रेप्लिकेशन कहते हैं। इस डीएनए से बेटा आरएनए के बनने को, इस डीएनए से आरएनए के बनने को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। आरएनए बेटा आरआरएनए होते हैं, टीआरएनए होते हैं, एमआरएनए होते हैं, सब मिलकर के बेटा पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन बनाते हैं, इसे ट्रांसलेशन कहते हैं। ट्रांसलेशन की प्रोसेस पढ़ेंगे, ये जीन आखिर इनको प्रोड्यूस करेगा कि नहीं करेगा, तब बेटा वो जीन रेगुलेशन पढ़ेंगे, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ेंगे, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ेंगे। दिस इज ऑलमोस्ट अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। अब बेटा इस चैप्टर में जो मेरा दूसरा पार्ट आएगा, फर्स्ट पार्ट इज इंट्रोडक्टरी है, सेकेंड पार्ट में हम आपको न्यूक्लिक एसिड, उसके कंपोनेंट्स और डीएनए के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको बेटा वीडियो अच्छे लग रहे हैं
आप इन्हें शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें। बेटा हमारे सारे वीडियो लेक्चर को पाने के लिए स्काई PMT ऐप के स्टोर पर जाकर के आप प्राप्त कर सकते हैं। बेटा वहाँ पर 3 तरह के लेक्चर वीडियोस अवेलेबल हैं। नंबर 1 11th फाउंडेशन और नीट क्लासेस के लिए। नंबर 2 12th फाउंडेशन और नीट क्लासेस के लिए। नंबर 3 वे बच्चे जो रिपीटर्स हैं 2-3 साल की तैयारी कर चुके उनके लिए टॉपअप क्लास एक है। टॉपअप क्लास का कॉन्सेप्ट है बेटा, उससे सुने 1 मिनट ज़रा तो समझें उसे। नीट में 90 क्वेश्चंस बायोलॉजी में आते हैं। उस 90 क्वेश्चंस में बेटा 75 से 80 क्वेश्चंस NCERT के होते हैं। 10 से 15 क्वेश्चन NCERT के अगल बगल से होते हैं, लाइनों के अगल बगल से होते हैं। इसलिए हमने कॉन्सेप्ट उसका है ना इधर की ना उधर की, बस बात NCERT के लाइन के अगल बगल की। तो NCERT के लाइन के अगल बगल का थोड़ा कॉन्सेप्ट उसमें रहता है, कॉन्सेप्चुअल रहता है, उसको आप ज़रा देखेंगे। नीट में जो बच्चे लगातार 2-3 साल तैयारी कर चुके हैं, पता चलता है कि उनके मात्र 45 क्वेश्चन ही लगातार कई सालों से सही हो रहे हैं, आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। क्या कारण है उसके पीछे, क्यों नहीं बढ़ पाता है? तो उसके पीछे यही कारण होता है जो बायोलॉजी में तमाम सी टर्मिनोलॉजीज होती हैं, उन टर्मिनोलॉजीज के सारी बेसिक्स अगर आपको नहीं मालूम हैं, ऑल अराउंड अगल बगल की सारी बातें इंट्रोडक्टरी भी नहीं पता हैं, वहीं पर हमारे साथ दिक्कत होती है। और फिर इसलिए बेटा टॉपअप क्लास का कॉन्सेप्ट है। तो बेटा कितने कॉन्सेप्ट, कितने प्रकार की वीडियो हमारे पास अवेलेबल हैं? 11th फाउंडेशन प्लस नीट का है, 12th फाउंडेशन प्लस नीट का और रेगुलर बैच में टॉपअप क्लास का है। चौथी बात बेटा, लगातार हर वीडियो हर ऑब्जेक्ट में 11th प्लस नीट, 12th प्लस नीट या टॉपअप क्लास में बेटा टेस्ट सीरीज का कंप्लीट शेड्यूल है। टेस्ट सीरीज का कंप्लीट शेड्यूल है। चौथा पॉइंट हो गया बेटा। 5वां पॉइंट हो गया कि हमारे जितने भी मैं बोर्ड पर मेंशन करता हूँ, इनके नोट्स आप प्राप्त कर सकते हैं। इनके नोट्स प्राप्त करने के लिए भी आपको उसी स्टोर पर अवेलेबल होगा, PDF पर फाइल अवेलेबल होगी, जिसे आप अपने मोबाइल पर देख सकते हैं और उसकी हार्ड कॉपी भी आप इंस्टीट्यूट से मंगवा सकते हैं। ओके, थैंक यू।